तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 13 मई 2024 की, साथ ही में दिन है सोमवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी। दोनों ही क्लास में लड़कियों का रिजल्ट लड़कों के मुकाबले में बेहतर रहा। जी हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने अभी हाल ही में सोमवार को सबसे पहले 12वीं का रिजल्ट जारी किया। इसी के लगभग 1 घंटे के बाद 10वीं का रिजल्ट भी जारी कर दिया। तो जिन भी छात्रों ने इन परीक्षाओं में हिस्सा लिया था वो अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट results.cbse.nic.in पे जाके चेक कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें इस साल 10वीं क्लास में 94.75% लड़कियां पास हुई हैं, यानी हर 100 लड़कियों में लगभग 95 लड़कियां पास हुई हैं। वहीं अगर बात की जाए लड़कों की तो हर 100 लड़कों में से लगभग 93 लड़के पास हुए हैं, यानी दोनों ही क्लासों में छात्राओं का प्रदर्शन लड़कों के मुकाबले में बेहतर रहा है पिछली कई बार की तरह। देखें अगली खबर की, आधार कार्ड और यूपीआई जैसी सभी ऑनलाइन सर्विस अब एक ही जगह मिलेगी। सरकार द्वारा इसके लिए एक नया पोर्टल तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, केंद्र सरकार की ओर से एक नया यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इस पोर्टल पर कई तरह की ऑनलाइन सर्विसेज जैसे आधार कार्ड, यूपीआई से जुड़ी सेवाएं, सरकारी ई कॉमर्स वेबसाइट यानी कि ONDC, इसके अलावा भी कई और सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो सरकार द्वारा एक ऐसा पोर्टल तैयार किया जा रहा है, या कह लें एक ऐसा ऐप या एक ऐसी वेबसाइट तैयार की जा रही है जहाँ पर आपको कई तरह की ऑनलाइन सर्विस एक ही जगह पर मिल जाएंगी। कई तरह की ऑनलाइन सर्विसेज एक ही जगह पे मिल जाएंगी। बताया गया इस पोर्टल को बनाने के लिए काम भी शुरू हो गया है। जल्दी ये पोर्टल जनता के बीच लॉन्च किया जाएगा। फिर इसके बाद चाहे आधार कार्ड से जुड़ी कोई समस्या हो या यूपीआई को लेकर कोई जानकारी हो, कोई समस्या हो या सर्विस हो, या इसके अलावा कई और सरकारी सर्विसेज जो कि ऑनलाइन है, ये सभी सुविधाएं आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। चाहे इससे जुड़ी जो योजनाएं हैं उनके लिए आपको बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना पड़ेगा। बाकी जब ये पोर्टल लॉन्च होगा तो उस समय इसकी अधिक जानकारी और पता चलेगी। आइए अब देखें अगली खबर कि आज सोमवार को चौथे चरण के तहत 10 राज्यों में हुई लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग। जी हाँ, आज 13 मई को चौथे चरण के तहत देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पे वोटिंग हुई। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के तहत उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में वोटिंग हुई। इसके अलावा बिहार के दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में वोटिंग हुई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वोटिंग हुई। इसके अलावा झारखंड के सिंहभूम में, खूंटी में, लोहरदगा में और पलामू में वोटिंग हुई। इसके अलावा मध्य प्रदेश के देवास में, उज्जैन में, मंदसौर में, रतलाम में, धार में और खरगोन, खंडवा, इन सभी जगहों पे वोटिंग हुई। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बहरामपुर समेत 8 सीटों पे वोटिंग हुई। ऐसे ही महाराष्ट्र के पुणे और औरंगाबाद समेत 11 सीटों पे वोटिंग हुई। ऐसे ही तेलंगाना के आदिलाबाद समेत हैदराबाद और आदिलाबाद समेत 17 सीटों पे वोटिंग हुई। इसके अलावा उड़ीसा के भी 4 सीटों पे वोटिंग हुई। आंध्र प्रदेश के चित्तूर समेत 25 सीटों पे वोटिंग हुई। बाकी चौथे चरण के तहत किस राज्य की किस सीट पर वोटिंग हुई है, उन सीटों के नाम, उन जिलों के नाम आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। देखिए अगली खबर की, केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसमें दखल नहीं देंगे, एलजी को एक्शन लेना है तो वो लें। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में सोमवार को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि इस मामले में हाई कोर्ट का जो फैसला है हम उसमें दखल नहीं दे रहे हैं। अगर दिल्ली के एलजी को इस मामले में कोई एक्शन लेना है तो वो ले सकते हैं, लेकिन हम इसमें कोई दखल नहीं देंगे। यानी कि ये बोले कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल शायद आपको पता होगा, शराब नीति घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं। उनको 1 जून तक के लिए छोड़ा गया है ताकि वो चुनाव के काम कर सकें, लेकिन उनको 2 जून को दोबारा जाकर सरेंडर करना होगा। इसी वजह से ऐसी याचिकाएं डाली गई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल एक बड़े घोटाले का आरोपी हैं। इसी वजह से केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि इस बात को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं दूसरी ओर केजरीवाल का कहना है कि उनको फंसाया गया है। इसी बीच केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, स्वाति मालीवाल ने लगाया आरोप कि दिल्ली सीएम हाउस में मुझसे मारपीट की गई, केजरीवाल के पीए ने पीटा है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अभी हाल ही में सोमवार को आरोप लगाया कि दिल्ली सीएम हाउस में, यानी कि जो मुख्यमंत्री का ऑफिस है, कि दिल्ली सीएम हाउस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इस बारे में सुबह करीब 9:30 बजे सीएम हाउस से मालीवाल ने PCR यानी कि पुलिस को कॉल की थी। कॉल के बाद दिल्ली पुलिस सिविल लाइन से स्थित सीएम हाउस पर भी पहुंची थी। हालांकि पुलिस द्वारा कहा गया है सांसद मैडम थाने आई थी और केवल जानकारी दी और शिकायत की बात करके चली गयी, लेकिन FIR वगैरह दर्ज नहीं करवाई है। बाकी इस मामले की पूरी कहानी क्या है, ये आने वाले दिनों में लोगों के सामने आ सकती है। क्या सच में स्वाति मालीवाल को मुख्यमंत्री के घर में मारा पीटा गया है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये सभी बातें आने वाले दिनों में सामने आ सकती हैं अगर स्वाति मालीवाल बताएं तो। देखिए अगली खबर के, माधवीलता ने मुस्लिम वोटर का बुर्का हटवाया, वोटर ID लेकर चेहरा मिलाया। अब इस मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। जी हाँ, हैदराबाद से AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही भाजपा कैंडिडेट माधवीलता विवादों में घिर गई हैं। माधवी ने
हैदराबाद के एक बूथ पर कुछ मुस्लिम महिला वोटर्स के आईडी मांगे, उनके चेहरे से बुर्का हटवाया और आईडी से उनका मिलान करवाया। इसकी वजह से विवाद छिड़ गया है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद माधवीलता के खिलाफ हैदराबाद के मलकपेट पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले पर हैदराबाद कलेक्टर ने कहा है कि माधवीलता के खिलाफ कई धाराओं में केस को दर्ज किया गया है, इस आधार पर कि उन्होंने मुस्लिम महिला का बुर्का हटवाया। हालांकि वहीं दूसरी ओर कई लोग ये कह रहे हैं कि चेहरे का मिलान करवाने के लिए बुर्का हटवाया गया था, वरना ऐसे तो कोई भी वोट डाल देगा। हालांकि ये अलग बहस है कि चेहरे का मिलान करवाना ये उम्मीदवार का काम है या नहीं, इस पर भी बहस हो सकती है। हालांकि वहीं दूसरी ओर माधवीलता ने ये कहा है कि मुझे आईडी जांचने का अधिकार है, क्योंकि मैं उम्मीदवार हूँ, मैं चुनाव लड़ रही हूँ। तो अब आने वाले दिनों में अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि इस पर क्या फैसला आता है। देखिए अगली खबर के पीएम मोदी बोले, पाकिस्तान ने अगर चूड़ियां नहीं पहनी है तो हम पहना देंगे। जी हाँ, बिहार के दौरे के दूसरे दिन अभी हाल ही में सोमवार को पीएम मोदी ने हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और छपरा के सारण में सभा की। हाजीपुर में पीएम मोदी ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी वाले सरकार चलाते थे तब ईडी ने 10 साल में 35 लाख रुपए जब्त किए थे। हमने हमारी सरकार में 2200 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। वहीं पीएम मोदी आगे कहते हैं कि इतनी बड़ी रकम है जिनको ले जाने में 70 ट्रक लगेंगे। वहीं पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान बिहार के लोगों को जंगल राज की याद दिलाई कि किस तरह से बिहार में पहले जंगल राज था, राइट्स वगैरह होते रहते थे। वहीं पीएम मोदी ने राम मंदिर मुद्दे को लेकर जो इंडी गठबंधन है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या इसके अलावा जिन भी पार्टियों ने मिलकर जो INDIA नाम से गठबंधन बनाया है, उसको भी घेरा कि इस पूरे गठबंधन ने राम मंदिर पर कैसे कैसे अजीब अजीब बातें की। राम मंदिर का जो उद्घाटन था उसका बहिष्कार तक किया। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर घेरा, लालू यादव पे भी निशाना साधा। पीएम मोदी को लेकर देखें एक और खबर कि 22 घंटे काशी में रहेंगे पीएम मोदी। 4 घंटे में पूरा होगा 5 किलोमीटर का लंबा रोड शो। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी 13 और 14 मई को करीब 22 घंटे तक काशी में रहेंगे। वो सोमवार के करीब दोपहर 3:30 बजे काशी पहुंच चुके हैं। उनका रोड शो सोमवार की शाम BHU गेट पर महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये रोड शो करीब 5 किलोमीटर लंबा होगा। वहीं बताया गया इस दौरान कई सभाएं होंगी, कई बार पीएम मोदी भाषण देंगे, क्योंकि पीएम मोदी काशी में करीब 13 से 14 मई के बीच कुल 22 घंटे रहेंगे। देखिए अगली खबर के इंडोनेशिया में ज्वालामुखी से निकले ठंडे लावा, इसकी वजह से 41 लोगों की चली गई है जान। वहीं अभी हाल ही में बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से सैकड़ों घर और मस्जिदें भी तबाह हो गई हैं। जी इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। इससे कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुई है, यानी कि जमीन खिसक गई है, जमीन धंस गई है। चट्टानों और पहाड़ों के पत्थर, मलबे के साथ ही ज्वालामुखी का ठंडा लावा भी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया और तबाही मचाई। बताया गया बाढ़ वगैरह से और जमीन वगैरह के खिसकने की वजह से अब तक 41 लोगों की जान जा चुकी है। 17 से ज्यादा लोग लापता हैं। वहीं बताया गया है जहां पर यह हादसा हुआ है तो वहां पर 100 से ज्यादा घर, साथ ही में कई सारी मस्जिदें भी तबाह हो गई हैं। देखिए ऐसी ही एक और बड़ी खबर जो कि आपदा से जुड़ी हुई है कि अफगानिस्तान में बारिश और बाढ़ की वजह से 315 लोगों की जान गई, 1600 से ज्यादा लोग हुए हैं घायल, 2000 घर तबाह हो गए हैं। वहीं अफगानिस्तान के कई राज्यों में बीते 2 हफ्ते से बिजली नहीं है। जी हाँ, अफगानिस्तान में 2 हफ्तों से हो रही बारिश के कारण 315 लोगों की जान चली गई है। तालिबानी अधिकारियों का कहना है कि अभी भी जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। अमेरिकी मीडिया CNN के मुताबिक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 12 मई को बताया कि सबसे ज्यादा नुकसान बदखशा समेत 4 इलाकों में हुआ है। कई तस्वीरें जारी की गई हैं, जिनमें आप खुद भी देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में कैसी तबाही आई हुई है। देखें अगली खबर, MP और छत्तीसगढ़ में 5 दिन के लिए जारी हुआ बारिश का अलर्ट, ओले भी गिरेंगे। हालांकि वहीं कई राज्यों में लू चलने की संभावना है। जी हाँ, देश में गर्मी के मौसम के बीच आंधी, बारिश और ओले का दौर जारी है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 5 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में कई जिलों में ओले भी गिर सकते हैं। वहीं राजस्थान में 16 मई तक बरसात का दौर बना रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि आज देश के 25 राज्यों में बारिश होगी। इनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, बिहार, झारखंड भी शामिल है। इन सभी जगहों पे बारिश होगी। हालांकि वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि बारिश के चलते राज्यों में हीट वेव का असर लगभग खत्म हो गया है, यानी कि जहाँ पे बारिश हो रही है, लेकिन गर्मी का असर बरकरार रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में लगभग सामान्य गर्मी पड़ रही है, क्योंकि तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच है। बाकी दोस्तों आप इस मैप में देख सकते हैं जो कि दैनिक भास्कर द्वारा जारी किया गया है। इस मैप से आप आसानी से जान सकते हैं कि देश के किन किन राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और कहां पर तापमान 40 डिग्री के करीब है और कहां पे ओले गिरने की संभावना है। जो नीला डॉट है वो बारिश को दर्शा रहा है, जो पीले कलर का निशान है वो तापमान को दर्शा रहा है और जो आसमानी कलर का डॉट है वो ओले के अलर्ट को दर्शा रहा है। देखें अगली खबर के पोक में हिंसा के बाद लॉन्ग मार्च निकाला गया, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती महंगाई और बिजली की कीमतों को लेकर लगातार चौथे दिन प्रदर्शन जारी है। अभी हाल ही में रविवार को जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की पोक सरकार के साथ बातचीत विफल रही थी। इसके चलते प्रदर्शनकारी पोक की राजधानी मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, एक बड़ी रैली निकाल रहे हैं। दोस्तों बात यह है कि पाकिस्तान के अंडर में जो कश्मीर है तो यहाँ पर भी महंगाई बिल्कुल पाकिस्तान की तरह हो गई है। अब जाहिर बात है कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा भारत के पास भी है। ऐसे में काफी सारे कश्मीर के लोग भारत वाले कश्मीर को देखते होंगे कि वहाँ पर कितनी तरक्की हो रही है, कैसे महंगाई पाकिस्तान के कब्जे
पिछले वाले कश्मीर से काफी कम है। इसी वजह से वहाँ के लोगों में गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और वो पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा कई तरह के एक्शन भी लिए गए, मारपीट की गई, वाटर कैनन वगैरह का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। हालांकि इसके बावजूद भी लगातार चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। देखिए अगली खबर के मध्य प्रदेश में बीते 57 दिन में 24 क्विंटल अवैध सोना चांदी किया गया जब्त। लोकसभा चुनाव के दौरान 299 करोड़ की नकदी भी की गई है जब्त। अवैध शराब भी पकड़ी गई है। जी मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान पिछले 57 दिनों में 24 क्विंटल से ज्यादा सोना चांदी जब्त किया गया है। जब्त किए गए सोने चांदी की कीमत 15 करोड़ से ज्यादा है। वहीं बताया गया है मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान 299 करोड़ की नकदी भी जब्त की गई है। इसके अलावा काफी सारा शराब, साथ ही में नशे की जो और चीजें आती हैं उनको भी जब्त किया गया है। जाहिर बात है ये सभी चीजें चुनाव के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए इस्तेमाल होनी थी। अब ये सारी चीजें तो जब्त कर ली गई हैं, लेकिन कितना सोना चांदी या पैसा या शराब या बाकी चीजें ऐसे ही गलत काम में इस्तेमाल की गई हैं वोटरों को लुभाने के लिए, अब इसका तो किसी को पता नहीं। जो पकड़ा गया है उतना ही पता है। देखिए अगली खबर, फ्री राशन बंटने की आ गई है डेट। आइए बताएं यूपी में किस तारीख से किस तारीख तक बटेंगे राशन। जी हाँ, इस महीने का निःशुल्क वितरण यानी कि फ्री में जो राशन मिलना है वो 14 मई से 29 मई के बीच होगा। वो 14 मई से 29 मई के बीच बटेगा। देखिए अगली खबर के सोने चांदी की कीमतों में फिर आई गिरावट। सोना हुआ 518 रूपए सस्ता। जी हाँ, अभी हाल ही में सोमवार को सोने के दाम में 518 रूपए की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 72,490 रूपए का हो गया है। ऐसे ही अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 950 रूपए की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 84,215 रूपए हो गई है। देखिए अगली खबर के बस 3 घंटे में पूरा होगा गोरखपुर से लखनऊ का सफर। लिंक एक्सप्रेसवे बनकर हो गया है तैयार। अब केवल उद्घाटन का है इंतजार। जी हाँ, यूपी को अब एक और एक्सप्रेसवे मिल गया है। गोरखपुर लखनऊ के बीच जो एक लिंक एक्सप्रेसवे बनाना था उसका काम पूरा कर लिया गया है। इसे बनाने वाली कंपनी बिल्कॉन ने कहा है कि इसके लिए कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी मिल गया है। अब केवल उद्घाटन होना बाकी है। इसके उद्घाटन होने के बाद गोरखपुर से लखनऊ का सफर केवल 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। हालांकि अभी इस समय गोरखपुर से लखनऊ का सफर बाई रोड लगभग 5 घंटे में पूरा होता है। देखिए अगली खबर के जयपुर के 37 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जी हाँ, स्कूलों को धमकी मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। अभी हाल ही में जयपुर के 37 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। सुबह सुबह स्कूल के प्रिंसिपल को मेल आया। ये मेल अज्ञात व्यक्ति की ओर से भेजा गया था। आनन फानन में पूरे स्कूल को खाली करवाया गया। इसी बीच बम को डिफ्यूज करने वाली टीम भी पहुंची। हालांकि फिलहाल अभी तक बम वगैरह मिलने की कोई खबर नहीं मिली है। फिलहाल छानबीन की जा रही है कि ये मेल कहां से आया है और किसने भेजा है। देखिए अगली खबर के आरपीएफ में 4660 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की कल है आखिरी तारीख। 10वीं से लेकर ग्रेजुएट्स कर सकते हैं अप्लाई। जी हाँ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का कल आखिरी दिन है। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स इन भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए या भर्ती की अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट rpf.indianrailways.go.in पे जाना होगा। देखिए अगली खबर के गुजरात हाईकोर्ट में 260 पदों पर निकली भर्ती। ग्रेजुएट्स कर सकते हैं अप्लाई। सैलरी हो सकती है 1,42,000 रूपए तक। जी हाँ, गुजरात हाईकोर्ट में 260 पदों पर भर्ती निकाली गई है जिनमें ग्रेजुएट्स आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए या आवेदन करने के लिए भी जो ऑफिशियल वेबसाइट है hc-ojas.gujarat.go.in पे जाना होगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 मई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।